हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर, बीएससी सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यानी सांख्यिकीय भौतिकी। आज का हमारा विषय है लेक्चर सीरीज में वायु दाब। आपका एक बार फिर स्वागत। द बैरोमेट्रिक इक्वेशन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आइए इसको शुरू। बैरोमेट्रिक इक्वेशन, पिछले खंड में एक अणु की ऊर्जा पूर्णतः गतिज मानी गई थी। इससे पहले जो हमने देखा उसमें हमने अणु की ऊर्जा को पूरी तरह से गतिज यानी काइनेटिक माना था। अब हम एक ऐसे बल क्षेत्र जैसे कि गुरुत्वीय बल क्षेत्र के प्रभाव पर विचार करेंगे। त्रिविम निर्देशांकों का मूल बिंदु पृथ्वी की सतह पर लेते हैं, जिसमें जेड एक्स के ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर है, और वायु के एक स्तंभ पर विचार करते हैं जिसका क्षैतिज अनुप्रस्थ काट ए है। सरलता के लिए यह मान लेते हैं कि यह एक समान ताप T पर है। वास्तव में पृथ्वी की सतह के निकट ताप वर्धमान ऊंचाई के साथ हासिल होता है, परंतु स्ट्रेटोस्फीयर में यह लगभग स्थिर रहता है। तब एक कोष्ठिका में, जिसका ऊर्ध्वाधर निर्देशांक Z है, एक अणु में गतिज ऊर्जा mv²/2 के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा mgz भी होती है। अतः एप्सिलॉन इक्वल टू mgz प्लस mv²/2। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक गुरुत्वीय बल क्षेत्र लेते हैं और इसमें जो निर्देश तंत्र लेते हैं उनका मूल बिंदु पृथ्वी की सतह पर लेते हैं और जेड एक्स को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ले रहे हैं। उसमें एक वायु स्तंभ को कंसीडर करते हैं जिसका क्षैतिज अनुप्रस्थ काट ए है, और सरलता के लिए ये मान लेते हैं कि एक समान ताप जो है वो कैपिटल टी है। पृथ्वी की सतह के निकट ताप वर्धमान ऊंचाई के साथ हासिल होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता जाता है, परंतु स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में ये स्थिर रहता है। तब एक कोष्ठिका में जिसका ऊर्ध्वाधर निर्देशांक जेड है, कोई एक पर्टिकुलर कोष्ठिका की हम बात करें जिसका वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट है वो जेड है, उसमें एक अणु में गतिज ऊर्जा mv²/2 के साथ साथ स्थिर ऊर्जा mgz भी होगी, और इससे जो टोटल एनर्जी है वो हो जाएगी mgz प्लस mv²/2। और इससे पार्टीशन फंक्शन z क्या हो जाएगा, समेशन i e⁻⁻ और ये हो जाएगा 1/h डबल इंटीग्रल dx dy सिंगल इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल -mgz by kt dz और डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल e⁻⁻mv²/2 kt dvx dy dvz, जहाँ h क्या है, dx dy dz dpx dpy dvz। x और y पर डबल इंटीग्रल से क्षैतिज अनुप्रस्थ काट a मिलता है, ये वाली जो राशि है ये डबल इंटीग्रल ये क्षैतिज अनुप्रस्थ काट कैपिटल A देता है। z बराबर 0 और z बराबर इनफाइनाइट लिमिट्स के मध्य z पर समाकलन से kt/mg मिलता है, ये हमें kt/mg देगा, और ट्रिपल इंटीग्रल 2πkt/m⁻³ के बराबर होगा। ये सारे मान यदि रख दें तो z बराबर हमें मिलता है a/h kt/mg 2πkt/m⁻³²। ये z का वैल्यू हमें मिला। इसको 6 अवकलों के गुणनफल द्वारा प्रतिस्थापित कर ni के लिए समीकरण को प्रयुक्त करने पर हम पाते हैं कि d6n = nmg/akt m/2πkt⁵/2 e⁻⁻mgz प्लस mv²/2 kt dx dy dz dvx dvy dz dvz।
जेड में वितरण प्राप्त करने के लिए जेड को छोड़कर अन्य सब चरों पर समाकल कीजिए, तो ये परिणाम प्राप्त होगा डी एन जेड इक्वल टू एन एम जी बाई के टी ई रेस टू पावर माइनस एम जी जेड बाई के टी डी जेड, जहाँ डी एन जेड ऊंचाई जेड पर अनुप्रस्थ काट ए और मोटाई डी जेड की एक पतली परत में अणुओं की संख्या है। ऊंचाइयों Z1 एवं Z2 पर समान मोटाई की दो ऐसी परतों में अणुओं की आपेक्षिक संख्या है Dn2 by Dn1 बराबर e रेज़ टू पावर माइनस mg Z2 माइनस Z1 by kt। यहाँ देखिए किया क्या है, Z में वितरण प्राप्त करने के लिए Z को छोड़ के बाकी सभी चरों का समाकलन कर देंगे, तो dnz हमें मिल जाएगा nmg by kt और ये e रेज़ टू पावर माइनस mg z by kt dz। तो यहाँ से dnz ऊंचाई z पर काट a और मोटाई dz की एक पतली परत में अणुओं की संख्या है, ये अणुओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है। तो ऊंचाइयों Z1 और Z2 पर समान मोटाई की ऐसी दो परतों में अणुओं की आपेक्षिक संख्या रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे dn2 by dn1 e raised to power minus mg z2 minus z1 by kt। सन 1909 में फ्रांस के भौतिक विज्ञानी जीन पेरी ने उपरोक्त संबंध का उपयोग अवोगाद्रो की संख्या एंजिरो के निर्धारण के लिए किया। पृथ्वी के वायुमंडल में अणुओं की संख्या की गणना करने के स्थान पर उसने कुछ कम घनत्व के एक द्रव्य में निलंबित सूक्ष्म परिमाण में कणों का उपयोग किया। निलंबन के विभिन्न स्तरों पर कणों की संख्या की गणना कर वह दोनों बंटन फलन के प्रागुक्त रूप का सत्यापन करने में अर्थात ऊंचाई की सत्तर घातांक की ह्रास का सत्यापन करने में तथा के बराबर आर बाई एन जीरो के स्थान पर के द्वारा एन जीरो के लिए परिमाण की सही कोटि का मान प्राप्त करने में सफल हुआ। पेरी ने यह निष्कर्ष निकाला कि एन जीरो का मान 6.5 और 7.2 10 to power 26 के मध्य था, जबकि वर्तमान में मान्य मान 6.025 10 to power 26 अणु पर किलोग्राम पर मोल है। तो ये काम जीन पेरी ने, जो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने 1909 में किया। उन्होंने ये जो संबंध है इसका उपयोग करके अवोगाद्रो नंबर को कैलकुलेट किया। पृथ्वी के वायुमंडल पर पुनः विचार करते हैं। समीकरण 4 का Vx, Vy और Vz पर समाकलन करने से सामान्य आकाश में बंटन प्राप्त होता है d³ n by dx dy dz बराबर n mg by a kt e raised to power minus mg z by kt। ये तीनों पर समाकलन करने पर इस समीकरण का वाम पक्ष, ये लेफ्ट हैंड साइड, प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या n है। तो ये नीचे आयतन है, ऊपर टोटल अणु, प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या है। परंतु p बराबर n kt, अतः ऊंचाई z पर दाब p क्या हो जाएगा d3n by dx dy dz into kt। तो ये हो जाएगा nmg by a e raised to power minus mgz by kt। यहाँ p बराबर n kt, तो हमने ये रख दिया, ये पूरा n है, p बराबर n kt और ये kt से kt कैंसिल हो गए, यहाँ ये kt कैंसिल हो गया, तो नीचे a बचा अकेला nmg by a e raised to power minus mgz by kt। जब z बराबर 0 तो p बराबर p0 पृथ्वी की सतह का था, अतः p0 बराबर माइनस nmg by a, जो कि स्पष्ट रूप से यथार्थ है, क्योंकि nmg स्तंभ में सब अणुओं का कुल भार है। अतः हम लिख सकते हैं कि p बराबर p0 e raised to power minus mgz by kt। यह समीकरण वायुमंडल का नियम या वायुमंडल समीकरण कहलाता है या वायुताप समीकरण कहलाता है। तो p बराबर p0 e raised to power minus mgz by kt। ये समीकरण क्या बताता है, ये ऊंचाई z के साथ वायु दाब में परिवर्तन को व्यक्त करता है। जब z बराबर 0 होगा तो p बराबर p0 हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे z बढ़ेगा वायु दाब घटेगा, क्योंकि ये e raised to power minus mgz by kt। साथ में ये भी बताता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा
वैसे वैसे वायुदाब बढ़ेगा। तो ये बात बताई गई है। यह एक जाति के अणु के समतापी वायुमंडल के ताप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भरता को प्रदर्शित करता है। वास्तविकता में वायुमंडल का ताप एक समान नहीं होता, इसमें अनेक गैसों का मिश्रण होता है। समीकरण 9 से log P बराबर log P0 माइनस mg/kT/z, इसका लॉगरिथम ले लिया दोनों साइड। log P इक्वल टू log P0 माइनस mg/kT/z, इससे हो गया log P1/P2 इक्वल टू mg/kT/z2 माइनस z1। तो log P और z में आलेख एक सरल रेखा प्राप्त होगा। यहाँ से log P और z दोनों में आलेख सरल रेखा प्राप्त होगा, जिसकी प्रवणता माइनस mg/kT होगी। समीकरण 11 के द्वारा राकेटों से प्राप्त प्रेक्षणों के अनुसार ये प्रवणता T बराबर 227 केल्विन के संगत प्राप्त होती है। तो यहाँ से इसे y बराबर mx प्लस c से इसकी तुलना करें तो log P और z में जो ग्राफ है वो सरल रेखा होगी और इसका ढाल नेगेटिव होगा, क्योंकि mx प्लस c, m ये है यहाँ माइनस mg/kT, प्रवणता माइनस mg/kT होगी। और समीकरण 11 के द्वारा राकेटों से प्राप्त प्रेक्षणों के अनुसार ये प्रवणता T बराबर 227 के संगत प्राप्त होती है। तो ये हमने वायुदाब इक्वेशन पढ़ा। ये हमारा बैरोमेट्रिक इक्वेशन है, तो ये बताता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायुदाब है वो कम होता चला जाता है, घटता चला जाता है। एयर है वो विरल होती चली जाती है जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर ऊर्ध्वाधर